बर्नपुर के नरसिंह बांध में मिली बोरा बंद लाश की गुत्थी सुलझी। 20,000 रुपये के लिए महिला और पुरुष ने मिलकर की थी हत्या। आसनसोल के व्यापारियों की ट्रेड लाइसेंस की समस्या होगी दूर। नगर निगम के कमिश्नर ने की जरूरी बैठक। व्यावसायिक संगठनों ने किया स्वागत। राजनीतिक गलियारों में फैली अटकलों को रोकने के लिए फिर जितेंद्र तिवारी ने कहा, दीदी के साथ था, दीदी के साथ हूँ। आसनसोल कोर्ट में पेशी के दौरान गो तस्कर इनामुल हक ने दिखाई मीडिया से हेकड़ी। अगर आपकी याद ताज़ा हो तो यह बोरा बंद लाश पिछले महीने 11 नवंबर को बर्नपुर के नरसिंह बांध इलाके में मिली थी। इस बोरे में बंद जो मृत व्यक्ति मिला था, पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद उसकी पहचान विजय पासवान के तौर पर की थी, जो पांडेश्वर का रहने वाला था और वह ECL कर्मी था। नरसिंह बांध की मिठाई गली में बोरे में बंद लाश मिलने की घटना को हीरापुर थाना प्रभारी सोमेंद्र नाथ ठाकुर और CI शिवनाथ पाल ने गंभीरता से लिया था और स्वयं मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। घटना की जांच में डॉग स्क्वाड को बुलाकर भी मदद ली गई थी। अब करीब 1.5 महीने बाद पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझा ली है। विजय पासवान की हत्या मिठाई गली में ही की गई थी। आरोपियों ने अपने घर बुलाकर ही उसकी हत्या गले में तार के दबाव से की थी। हत्या के ठिकाने लगाने के उद्देश्य को लाश को बोरे में बंद कर गली में ही फेंक दिया गया था। हत्या के आरोपी इसी गली के निवासी हैं, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम मन्नू भाई पटेल और रीता उर्फ रश्मि गुप्ता है। ये दोनों विवाहित नहीं हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं। शुक्रवार को हीरापुर थाने में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC वेस्ट विश्वजीत महतो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय पासवान हत्याकांड का खुलासा किया कि कैसे इस मर्डर को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि पैसे की लेन देन में यह हत्या की गई। बहरहाल पुलिस अब इस सनसनीखेज मर्डर केस का दोनों आरोपियों को साथ लेकर घटना की रिकंस्ट्रक्शन करेगी। मर्डर में इस्तेमाल चीज़ों को भी ढूंढा जाएगा, जिन्हें आरोपियों ने छिपाया है। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्होंने कहां फेंका है। शुरू में 18 नवंबर को एक डेड बॉडी मिला हमें, अननोन डेड बॉडी मिठाई गली में नरसिंह बांध में। उसके बाद हमारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार हुआ, इसमें OC के सुपरविजन में OC आयो, फिर अपना PC ऑफिसर भी है यहाँ पे। ये लोग मिलके इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करके उसको आइडेंटिफिकेशन का कोशिश किया पहले, और बहुत जल्दी इसको पहचान लिया हम लोग कि ये पांडेश्वर में रहने वाला विजय पासवान था। उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन में हम डिजिटल फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल किए, फिर और जो भी है डिजिटल एविडेंस जो भी था उसको हम इस्तेमाल करके 2 सस्पेक्ट लिस्ट में हमारा बना। उसमें एक था रीता alias रसीम गुप्ता एंड एक था मन्नू भाई पटेल। तो हम इन दोनों को ट्रैक करते करते, हमारा टीम इसको ट्रैक करते करते आज ये दोनों पकड़ा गया। पहले इनको हम डिटेन किए, डिटेन करके पूरा इंटरोगेशन करके सभी एविडेंस जो था इसको जब सफिशिएंट लगा हमें, तब इनको हम अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के बाद पूरा केस हमें मालूम चला। ये जानकारी मिला कि ये अभी एलिगेशन है, ये लोग एलिगेशन दे रहे हैं कि जो मारा गया, जो मर्डर हुआ विजय पासवान, ये इनसे 20,000 रुपया लिया था एक नौकरी देने के नाम पे। तो नौकरी तो दिया नहीं और पैसा भी वापस नहीं कर रहा था। ये ग्राज था इनका, तो इसी ग्राज से ये लोग इनको बुला के फिर मर्डर किया घर में। किस तरीके से मर्डर किए थे सर? ये एक तार से गले में सांस रोक के, मतलब स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं इसको। सर ये लोग किसी दल से भी ये जुग हैं क्या? किसी दल में ये लोकली मालूम चला है, लेकिन इस केस से किसी पार्टी का कोई रिलेशन नहीं है। किस पार्टी से ये लोग हैं सर? ये लोग खुद ही बोला है कि ये लोग BJP का कुछ कर्मकर्ता है, लेकिन इससे पार्टी का केस का कुछ लेना देना नहीं है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है जी। फिलहाल अभी इन लोग से और क्या जानकारी मिल पाया है सर? जैसे जो विक्टिम था, जो मर्डर हुआ है, उनका मोबाइल वगैरह जो रिकवरी करना है, ये लोग बताएंगे कि ऑलरेडी बताए हैं हमें कि कहाँ फेंका है, तो हम उसको रिकवरी करेंगे, इनको साथ ले जाकर रिकवरी करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. क्यों चेक करें हम, बताइए। आसनसोल पश्चिम बंगाल में कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है।
यहाँ से राज्य सरकार को अरबों रुपयों का टैक्स जाता है। लेकिन आसनसोल शिल्पांचल के व्यापारियों को सालों से ट्रेड लाइसेंस को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस बनाने या रिन्यूअल करने में दिक्कतों को लेकर आसनसोल के विभिन्न व्यावसायिक संगठन मेयर और आयुक्त से गुजारिश करते रहे हैं, लेकिन इस संबंध में ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन अब लगता है कि आसनसोल के व्यापारियों की वर्षों पुरानी मांगे पूरी हो सकती है। आसनसोल नगर निगम के नवनियुक्त कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने गुरुवार को नगर निगम में ट्रेड लाइसेंस के संबंध में एक जरूरी बैठक की। उनकी यह बैठक विभिन्न चैम्बरों से मिली शिकायत के बाद हुई है। बैठक में नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। सिंघानिया ने ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया और उसमें अड़चनों के संबंध में जानकारी ली। बैठक के बाद कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। जो भी अड़चने हैं उसे दूर किया जाएगा ताकि व्यापार जगत के लोगों को ट्रेड लाइसेंस मिले। जब से मैंने ज्वाइन किया है, एक जो प्रॉब्लम ट्रेड लाइसेंस को लेकर काफ़ी ग्रीवांसेस आ रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि चैम्बर्स का भी रिक्वेस्ट था, मैंने देखा कि इसको रैशनलाइज किया जाए। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे मांगे जाते हैं, इसको थोड़ा कम किया जाए। और जो हम लाइसेंस के लिए फ़ीस लेते हैं इसको भी रैशनलाइज किया जाए। तो उसको ही लेकर हमारी एक इंटरनल बैठक थी आज, जिस बैठक के माध्यम से हमने विभिन्न बॉरो के जो हमारे टीम हैं उनके सजेशंस लिए। उनके बीच में अगर कोई मिसमैच है तो उसको आज जो है एक रैशनलाइज करने की कोशिश की। और मैं अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आए हैं हमारे पास, जिससे हम पूरी ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया को और सरल करेंगे। और आने वाले दिन में हमारे एएमसी के जितने बाशिंदा हैं उनको बहुत ही आसानी से ट्रेड लाइसेंस मुहैया कराने का प्रयास हमारे एएमसी का है। और हम आशा करते हैं कि अगले 15 दिन में ही इसमें हम सफल हो पाएंगे। ट्रेड लाइसेंस के संबंध में कमिश्नर नितिन सिंघानिया के बैठक करने और इस समस्या के जल्द समाधान का भरोसा देने का चैम्बर संगठनों ने स्वागत किया है। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने कहा कि हमें आशा है कि समस्या का जल्द समाधान होगा। हम लोग ऑलरेडी लेटर दिए हैं सिंघानिया जी चैम्बर से, मैं उनको ऑलरेडी लेटर दिया हूँ। अच्छा, तो अभी क्या उम्मीद बन रही है आपको? हाँ, उम्मीद क्या बन रही है? उम्मीद, हाँ, जो आशा है हम लोगों को। अच्छा, हम लोगों को आशा है कि मतलब कुछ सुधार होगा। ट्रेड लाइसेंस हो व प्रॉपर्टी टैक्स हम लोग कंपनी के लिए किए हैं, तो इस सब पर हम लोग को आशा है कि सुधार होगा। और फिर वो कमेटी बना रहे हैं, सब चैम्बर से कमेटी मेंबर्स ले रहे हैं एक एक करके, जो बैठ के उस कमेटी में होगा। 4 कमेटी बना रहे हैं वो, प्रॉपर्टी टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंस और 2-4 कमेटी बना रहे हैं। इसमें हम लोगों के मेंबर्स रहेंगे, वहाँ पर बातचीत करके सब चीज़ का निर्णय लेंगे। तो हम लोगों को पूरी आशा है कि हम लोगों का काम होगा। वहीं इधर पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर के अध्यक्ष वी.के. ढाल ने भी कमिश्नर के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम कई सालों से इसका इंतजार कर रहे थे। ऐसा है कि वो जब आए तो एक उन्होंने इंट्रोडक्टरी मीटिंग सब चैम्बर वालों को बुला के किया, जिसमें उन्होंने बोला कि जी हम अलग अलग कमेटीज बनाएंगे, जैसे ट्रेड लाइसेंस हो गया, कुछ और एक्टिविटीज का लेकर के हो गया, ये सब लेकर के बोले कि हर चैम्बर से आप लोग एक एक आदमी एक एक कमेटी में दें। उन्होंने 4 कमेटीज का गठन किया। और अभी ये मैंने भी सुना है कि वो बोल रहे हैं कि ट्रेड लाइसेंस का हम प्रक्रिया और सरल करेंगे, और अगर करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन ये हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अभी तक कोई मतलब हम लोग को कोई ऐसी खबर नहीं है कि कुछ ऐसा मतलब इंस्टेंटली हो रहा है। लेकिन अगर उन्होंने बोला है तो आई थिंक ही विल डेफिनेटली डू इट एंड इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, है ना। ये तो हम लोग के मेंबर्स को बहुत दिन से ये समस्या भोग कर रहे थे और काफी परेशानी भी हो रही थी कि एक ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए 10 और चीजों के साथ लिंकअप था। तो इसके पहले भी तिवारी जी ने कुछ सरल किया था, लेकिन इसमें और भी काफी कुछ सरल करने की जरूरत है, आवश्यकता है। आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी तमाम अटकलों और कयासों के बावजूद भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने पिछले सप्ताह आसनसोल नगर निगम के प्रशासक और तृणमूल जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी मंत्री फिरहाद हकीम पर तीखा हमला किया था। फिरहाद से पंगा लेने के बाद यही अटकलें लगाई जा रही थी
कि वह बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कोलकाता में जाकर वरिष्ठ तृणमूल नेता अरूप विश्वास के साथ बैठक के बाद यही कहा कि वह दीदी के साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे। 5 दिन बाद गुरुवार को उन्होंने फिर से यही बात दोहराई है और इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्होंने ट्विटर पर अपना एक बयान जारी किया है कि मैं दीदी के साथ था, मैं दीदी के साथ हूँ और मैं दीदी के साथ ही रहूँगा, और जो लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं वे फिर से निराश होंगे। जितेंद्र तिवारी का यह बयान एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन सवाल है कि उन्हें फिर से सोशल मीडिया पर बयान जारी कर ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा को जाहिर करने के लिए क्यों स्पष्टीकरण देना पड़ा है। दरअसल एक दिन पहले ही तिवारी ने फेसबुक और ट्विटर पर एक रहस्यमय पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति में कभी फुल स्टॉप नहीं होता है तो केवल कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन इत्यादि। उनके इस रहस्यमय पोस्ट ने नई अटकलों को जन्म दिया था। ठीक इसी समय बीजेपी ने अपने 2 नेताओं सायंतन बसु और अग्निमित्रा पॉल को जितेंद्र तिवारी के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए शो कोज नोटिस भी दिया था। तिवारी के पोस्ट और बीजेपी के नोटिस से यह अटकलें फिर से लगने लगी थीं कि अंदर खाने तिवारी और बीजेपी में फिर से बात चल रही है और वह कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल जहां जितेंद्र तिवारी ममता बनर्जी के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, वहीं अब उनके संबंध में बीजेपी नेता कुछ बोलने से घबरा रहे हैं। गुरुवार को आसनसोल में महिला मोर्चा की तरफ से बुधवार की शाम दमदम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में एक सभा की गई थी। इस सभा में मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल भी पहुंची थी। जब उनसे जितेंद्र तिवारी के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने यही कहा कि यह मामला पार्टी का अंदरूनी मामला है, वह बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं और पार्टी के नियमों के मुताबिक बंधी हुई हैं। जितेंद्र तिवारी के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेता ही फैसला लेंगे, किसे लेना है और किसे पार्टी में नहीं लेना है शीर्ष नेतृत्व ही फैसला करेगा। উনি পোস্ট করেছেন যে রাজনীতিতে ফুল স্টপ বলে কোনো কথা নেই, যেটা আছে সেটা কোলন, সেমিকোলন, কমা। আর আজকে পোস্ট করেছেন উনি দিদির সাথে ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তো এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য? কোনো বক্তব্য নেই। আপনাকে শোকজ করা হয়েছে এই বিষয় নিয়ে, আপনি কি বলবেন? এটা পার্টির ইন্টারনাল ব্যাপার, এটা নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। দিদি 2-1 দিন আগেই তো আপনি বলেছিলেন যে এরকম ধরনের নেওয়া যাবে না, তারপরে এরকম ধরনের ঘটনা পোস্ট হচ্ছে, ব্যাপারে কিছু বলবেন না? পার্টির ইন্টারনাল ব্যাপার, আমি পার্টির সামান্য একজন কার্যকর্তা। আমার ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব তারা আমার অভিভাবকের মতো, তারা যেটা আমার ভালো মনে করেছে সেটা করেছে, মানে সেটা মাথা পেতে নেই। এবং আমি এই ব্যাপারে কোনো কথা বলি, কোনো মন্তব্য করি। তার মানে ওনার জন্য দরজা খোলা আছে কি? সেটা শীর্ষ নেতৃত্ব ডিসাইড করবেন, তারা দেখছেন কে আসবে না আসবে, এটার ব্যাপারে আমি थोड़ा सा हाथ दे रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, স্টেশন রোড, বার্নপুর। जय श्री टेलीकॉम
एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल के रविंद्र भवन में गुरुवार को वामफ्रंट की तरफ से दिवंगत माकपा नेता निरुपम सेन की याद में स्मरण सभा की गई थी। इसमें शामिल होने के लिए सीपीएम के राज्य सचिव और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता सूर्यकांत मिश्र भी हिस्सा लेने आए थे। जब मीडिया ने उनसे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में चल रहे नेताओं को अपने पाले में लाने की कवायद के संबंध में पूछा तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यहाँ दोनों दल भीतर में एक ही हैं। आज तृणमूल तो कल बीजेपी या कल बीजेपी तो आज तृणमूल। हम इन दोनों दलों को कह सकते हैं बीजेमूल। साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस से लड़ाई के लिए वामफ्रंट और कांग्रेस तथा अन्य पार्टियां एकजुट हैं। एंटी बीजेपी, एंटी टीएमसी votes in Bengal to unite all the forces who are ready to fight both BJP and TMC and to have an alternative before the people for the formation of the next government. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की कस्टडी में रहे मुर्शिदाबाद के गौ तस्कर आरोपी इनामुल हक को राहत मिली है। हालांकि उसे अभी जमानत नहीं मिली है, बल्कि आसनसोल सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को दिए निर्देश के बाद उसे 6 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल 5 दिनों की पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई ने गुरुवार को इनामुल को सीबीआई कोर्ट में पेश किया, लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील की मौत की वजह से इनामुल हक के मामले में हुई सुनवाई में उसकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। वकीलों ने शोक पालन के तहत कोर्ट सुनवाई कार्य से अपने को दूर रखा था। किसी वकील के सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं होने से सीबीआई न्यायाधीश ने इनामुल को 6 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया। यानी फ़िलहाल इनामुल को अब सीबीआई कस्टडी से मुक्ति मिल गई है। वह 5 दिनों तक पुलिस रिमांड के तहत सीबीआई की कस्टडी में था और सीबीआई उसे पूछताछ के लिए कोलकाता ले गई थी। लेकिन गुरुवार को उसकी आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेशी का दिन था, जिसकी वजह से सीबीआई उसे आसनसोल ले आई थी। आसनसोल कोर्ट के वरिष्ठ वकील शेखूर कुंडू ने बताया कि इनामुल हक को फिर से 30 दिसंबर को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। उस दिन उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह उस दिन केस डायरी को पेश करे। कुंडू ने यह भी कहा कि अभी तक सीबीआई ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं कर पाई है जिससे कि कोर्ट उसे दोबारा पुलिस रिमांड पर सीबीआई को सौंपे। আমাদের যিনি স্পেশাল জজ ছিলেন সিবিআইয়ের, তিনি পুলিশ রিমান্ডটা ক্যান্সেল করেছিলেন এবং জুডিশিয়াল রিমান্ড দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে সিবিআই কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতির কাছে তারা আর্জি জানান যে তাদের পুলিশ রিমান্ডটা অত্যন্ত কার্যকারী এই মামলার ক্ষেত্রে, ফলে পুলিশ রিমান্ডটা যাতে দেওয়া হয়। সেমতো অবস্থাতে অনারেবল হাইকোর্ট 5 দিনের জন্য পুলিশ রিমান্ড অ্যালাউ করেছিলেন এবং সেই অ্যালাউ করে আজকে ইনামুলের প্রোডাকশনের ডেট ছিল। আজ দুটো বিষয়ে আলোচনার ব্যাপার ছিল। এক, ফার্দার পুলিশ রিমান্ড, যেটা একদিন ওদের পাওনা ছিল বলে বলা হয়েছে, সেই হিসেবে এই একদিনের পুলিশ রিমান্ডটা তারা নেবেন কি না, এবং 2, জুডিশিয়াল কাস্টডি তার হবে কি হবে না। কিন্তু আজ আমাদের একজন উকিলবাবু মারা যাওয়াতে, তার নাম দেবজ্যোতি বোস, আজ আমাদের কোর্টে কন্ডোলেন্স, এবং প্রথা অনুযায়ী আজকে আমরা ওই কোর্টে বা কোনো কোর্টে মুভ করি না। ফলে তাকে প্রডিউস করা হয়েছিল
আগামী 30 তারিখে বেল পিটিশনের শুনানি হয়েছে এবং সেদিন সিবিআইকে ডাইরেকশন দেওয়া হয়েছে তারা তাদের কেস ডায়েরি যেন কোর্টে জমা দেয়, সেই দিন হিয়ারিংটা হবে। আজকে বেল অ্যাপ্লিকেশন হয়নি, আজকে অন্যান্য কোনো কিছু হয়নি, ফলে রিজেকশনের কোনো ব্যাপার নেই, শুধুমাত্র জুডিশিয়াল কাস্টডিটা ডিটারমিন করার ব্যাপার আছে এবং সেটা 30 তারিখ পর্যন্ত হয়েছে। মূলত এই ব্যাপার। এবং পুলিশ রিমান্ডে সেরকম কোনো কিছু পাওয়া গেছে বলে আমাদের কাছে এরকম কোনো ইন্টিমেশন নেই, কারণ পুলিশ রিমান্ডটা জেনারেলি হয় কোনো আসামি যদি কাস্টডিতে থাকে, সে যদি নতুন কোনো ফ্যাক্ট বলে এবং তার ভিত্তিতে কোনো কিছু যদি রিকভারি হয়, তার জন্যই रिमांड कार्यकरी है। आज के जेल कस्टडी। बहरहाल इनामुल हक को जब आसनसोल कोर्ट में लाया गया और उसे सीबीआई अधिकारियों ने गाड़ी से उतारा तो वह काफ़ी गुस्से में दिखाई दिया। जब एक अधिकारी ने उसकी बाँह पकड़ी तो उसने झटक दिया। उसके बाद कोर्ट भवन में कदम रखते समय उसने मीडिया के साथ भी दुर्व्यवहार किया। चलो भाई ठीक है।